हेलो फ्रेंड्स, तो क्या आप जानते कि रिसोर्स क्या होता है और इसके मायने में डेवलपमेंट क्या होता? तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नमस्कार। कभी सोचा है कि हाथ में जो फोन है या जो पानी पीते हैं ये सब आता कहां से है? तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और गोता लगाते हैं संसाधन और विकास की दुनिया में। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सीधे सीधे प्रकृति से जोड़ती है और हमारी तरक्की का रास्ता तय करती है। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं। किसी भी बड़ी चीज को समझने के लिए ना उसकी बुनियाद से शुरू करना पड़ता है। तो हमारा पहला सवाल बिल्कुल सीधा सा है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं जितना लगता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम शायद ही कभी रुक कर सोचते हैं। क्या प्रकृति ने हमें सारे खजाने, ये हवा, ये पानी, ये खनिज एक मुफ्त तोहफे की तरह दिए हैं? पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगता है, लेकिन जब हम थोड़ा गहराई में जाते हैं तो पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो देखिए, किसी भी चीज को संसाधन का टैग मिलने के लिए उसे 3 टेस्ट पास करने पड़ते हैं। पहली शर्त, क्या हमारे पास उसे इस्तेमाल करने की टेक्नोलॉजी है? दूसरी शर्त, क्या उसे निकालना और इस्तेमाल करना आर्थिक रूप से सही है, मतलब जेब पर भारी तो नहीं पड़ेगा? और तीसरी, जो कि बहुत जरूरी है, क्या हमारा समाज, हमारा कल्चर उसे अपनाने के लिए तैयार है? जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी कोई चीज महज एक वस्तु से एक संसाधन बनती है। अब ये स्लाइड एक बहुत ही दिलचस्प बात बताती है। संसाधन सिर्फ जमीन से निकली कोई चीज नहीं है। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, वो असल में 3 चीजों के बीच एक रिश्ते का नतीजा है: प्रकृति, टेक्नोलॉजी और हमारे बनाए हुए संस्थान यानी इंस्टीट्यूशंस। सोचिए, इस त्रिकोण के बीच में है इंसान, जो अपनी टेक्नोलॉजी से प्रकृति को बदलता है और उस विकास के लिए नियम कानून यानी संस्थाएं बनाता है। तो अब जब हम संसाधन की परिभाषा समझ गए हैं, तो अगला कदम क्या है? उन्हें व्यवस्थित करना। दुनिया में अनगिनत संसाधन हैं और उन्हें बेहतर ढंग से समझने और संभालने के लिए हमें एक खाके की जरूरत है, एक ऐसा सिस्टम जो हमें इस विशाल वैरायटी को समझने में मदद करे। ये फ्लोचार्ट समझिए संसाधनों को बांटने का एक पूरा नक्शा है। ये हमें दिखाता है कि हम संसाधनों को उनकी उत्पत्ति, उनके खत्म होने की संभावना और उनके मालिकाना हक के आधार पर कैसे बांट सकते हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी हिस्सों को थोड़ा और पास से देखते हैं, ताकि ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाए। सबसे बड़ा और शायद सबसे जरूरी बंटवारा इस आधार पर होता है कि कोई संसाधन खत्म हो सकता है या नहीं। एक तरफ है नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल संसाधन। ये वो दोस्त हैं जो हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं, जैसे सूरज की रोशनी या हवा। और दूसरी तरफ है अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल संसाधन, जो एक बार इस्तेमाल हो गए तो बस हो गए। वो लाखों साल में बने थे और वो वापस नहीं आने वाले, जैसे कोयला और पेट्रोल। एक और आसान तरीका है संसाधनों को देखने का उनकी उत्पत्ति के आधार पर। क्या वे जिंदा हैं या बेजान? जैव संसाधन यानी बायोटिक रिसोर्सेज हमारे जिंदा ग्रह से आते हैं, पेड़ पौधे, जानवर और हम खुद। जबकि अजैव संसाधन यानी एबायोटिक रिसोर्सेज बेजान दुनिया का हिस्सा हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं और खनिज। हर कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। अब हम उस कीमत पर नजर डालेंगे जो हमने इन संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से चुकाई है। इस विकास की दौड़ ने हमें आखिर लाकर खड़ा कहां कर दिया है? चलिए देखते हैं। इसके 3 भयानक नतीजे हमारे सामने हैं। पहला, कुछ लोगों के लालच ने हमारी धरती के खजानों को खत्म कर दिया। दूसरा, सारे संसाधन कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गए, जिससे हमारा समाज अमीर और गरीब के बीच बुरी तरह बंट गया। और तीसरा, इस अंधाधुंध इस्तेमाल ने हमारे ग्रह को ही बीमार कर दिया है और हमें एक बहुत बड़े वैश्विक संकट के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और ये कोट इस पूरी कहानी का सार है। ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि संसाधन प्रकृति का कोई मुफ्त तोहफा नहीं है। वे हमारे कामों का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारी सोच का नतीजा है, और इसीलिए उन्हें बचाने की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से सिर्फ हमारी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस संकट का सामना कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में छेद, बंजर होती जमीन, ये सिर्फ साइंस की किताबों की बातें नहीं हैं। ये हमारे घर, हमारे प्लैनेट के लिए असली खतरे हैं, और इनकी जड़ में हमारे संसाधनों का गलत इस्तेमाल ही है। लेकिन जैसा कहते हैं, हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर होती है। अब हम समस्याओं के इस जाल से निकलकर समाधान की रोशनी की तरफ बढ़ेंगे।
आइए देखें कि एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य बनाने के लिए दुनिया भर में क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है, सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब बड़ा ही खूबसूरत और सरल है। अपनी आज की जरूरतें पूरी करो, बिल्कुल करो, लेकिन इस तरह से कि आने वाली पीढ़ियों के हक पर कोई आंच ना आए। ये विकास और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। इस सोच को जमीन पर उतारने के लिए साल 1992 में एक ऐतिहासिक पल आया। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में दुनिया के 100 से ज्यादा देशों के नेता एक छत के नीचे जमा हुए। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, ये था अर्थ समिट, जहां सबने मिलकर एक टिकाऊ भविष्य बनाने का संकल्प लिया। और इसी समिट से निकला एजेंडा 21। ये सिर्फ एक कागजी घोषणा नहीं थी, बल्कि 21वीं सदी के लिए एक एक्शन प्लान था। और इसकी सबसे क्रांतिकारी बात ये कि बड़ी-बड़ी ग्लोबल समस्याओं का हल लोकल लेवल पर ही खोजा जा सकता है। इसका असली मंत्र है, सोचो ग्लोबल लेवल पर, लेकिन काम करो लोकल लेवल पर। और ये स्लाइड तो क्या कमाल का उदाहरण देती है कि प्लानिंग इतनी जरूरी क्यों है। सिर्फ भारत को ही देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयले और खनिजों का भंडार है, और अरुणाचल प्रदेश में पानी की कोई कमी नहीं, पर वहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। राजस्थान में धूप और हवा से बनने वाली एनर्जी का खजाना है, लेकिन पानी की एक एक बूंद कीमती है। ये जो फर्क है ना, यही हमें बताता है कि हर इलाके के लिए एक सोची समझी योजना कितनी जरूरी है। एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलते हैं। हम बात करेंगे संसाधन नियोजन की, यानी रिसोर्स प्लानिंग की। वैश्विक स्तर की बड़ी-बड़ी दार्शनिक बातों से लेकर हमारे देश की जमीन के एक-एक टुकड़े तक का हिसाब किताब आज हम बहुत ही बारीकी से समझने वाले हैं। एक की ओर बढ़ते हैं, संरक्षण की आवश्यकता। जब संसाधनों को बचाने की बात आती है तो महात्मा गांधी जी का ये बहुत ही शक्तिशाली विचार सामने आता है। उन्होंने कहा था कि हर किसी की जरूरत के लिए इस दुनिया में पर्याप्त संसाधन है, लेकिन किसी के लालच के लिए नहीं। जरा सोचिए, ये कितनी गहरी बात है। असली समस्या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि हमारा अंधाधुंध उपभोग और लालच है। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प तुलना देखने को मिलती है। आधुनिक तकनीक अक्सर भारी मुनाफे के लिए शोषण करती है, और गांधी जी इसी मास प्रोडक्शन यानी फैक्ट्रियों में होने वाले अंधाधुंध उत्पादन के सख्त खिलाफ थे। इसके बजाय वो प्रोडक्शन बाय द मासेस चाहते थे, यानी आम लोग मिलकर उत्पादन करें। ये एक बेहद ही जमीनी सोच थी। वैसे अगर हमें लगता है कि ये सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई आज का नया सोशल मीडिया ट्रेंड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक बहुत लंबा सफर रहा है। 1968 में क्लब ऑफ रोम की वकालत से लेकर 1987 की मशहूर ब्रंटलैंड रिपोर्ट, जिसने सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द दुनिया को दिया, और फिर 1992 का ऐतिहासिक रियो पृथ्वी सम्मेलन, ये सब एक बहुत ही सोचे समझे वैश्विक प्रयास का हिस्सा हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, औपनिवेशिक संसाधन विरोधाभास। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई इलाका संसाधनों से भरा पूरा हो, लेकिन फिर भी आर्थिक रूप से एकदम पिछड़ा हुआ हो? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इतिहास गवाह है कि सिर्फ संसाधनों की प्रचुरता होना ही आर्थिक विकास की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो देखेंगे कि विदेशी ताकतों ने उन्हीं देशों को अपना उपनिवेश बनाया जहां संसाधन भरपूर थे। संसाधन ही उनका मुख्य आकर्षण थे, लेकिन उन आक्रमणकारियों के पास एक चीज एक्स्ट्रा थी, वो थी बेहतर तकनीक। इसी उन्नत तकनीक के दम पर उन्होंने दूसरे क्षेत्रों के संसाधनों का खूब दोहन किया और अपना दबदबा कायम कर लिया। तो इससे हम क्या सीखते हैं? बात बिल्कुल साफ है, सच्चे विकास के लिए सिर्फ संसाधनों का होना काफी नहीं है। संसाधनों के साथ साथ सही तकनीक और मजबूत संस्थागत ढांचे यानी इंस्टीट्यूशनल चेंजेस का होना भी उतना ही जरूरी है। ये तीनों मिलेंगे तभी सच्चा विकास होगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बाद अब आते हैं भाग 3 पर, भारत में संसाधन नियोजन। अब भारत जैसे विशाल देश में ये सब मैनेज कैसे होता है? इसके मुख्य रूप से 3 कदम हैं। पहला कदम है देश भर में घूमकर संसाधनों की पहचान करना, सर्वे करना और उनकी मैपिंग करना। दूसरा कदम है सही तकनीक और स्किल के साथ एक मजबूत प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार करना। और तीसरा सबसे अहम कदम इन संसाधन विकास योजनाओं को देश के ओवरऑल राष्ट्रीय विकास के साथ पूरी तरह से मिला देना। और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में ये काम कोई आज शुरू नहीं हुआ है। आजादी के तुरंत बाद जब हमारी पहली पंचवर्षीय योजना आई थी,
उसी समय से संसाधनों के सही इस्तेमाल के लिए बहुत ही ठोस प्रयास शुरू कर दिए गए थे। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं। भाग 4, भारत की भू आकृतियां। आइए अपनी जमीन के भौतिक ढांचे को समझते हैं। अगर हम भारत की कुल जमीन को देखें तो ये मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटी है। 43% हिस्सा मैदानी है, 30% इलाके में पहाड़ हैं और बाकी का 27% पठारी क्षेत्र है। यही सीमित बंटवारा हमारी पूरी अर्थव्यवस्था की नींव तय करता है। अब देखिए, हर हिस्से का अपना एक बिल्कुल अलग लेकिन बहुत ही जरूरी रोल है। जो 43% मैदान है वो खेती और इंडस्ट्रीज के लिए एकदम परफेक्ट हैं। 30% पहाड़ हमें साल भर बहने वाली नदियां, टूरिज्म और एक शानदार इकोसिस्टम देते हैं। और जो 27% पठार हैं वो तो खनिजों, जीवाश्म ईंधन और जंगलों के खजाने हैं। अब हम अपनी इस चर्चा के आखिरी और सबसे माइक्रो लेवल पर आते हैं। भाग 5, भूमि उपयोग की श्रेणियां। यहां हमें यह समझना होगा कि हमारे देश की जमीन के हर एक हेक्टेयर का बाकायदा हिसाब रखा जाता है। इसे मुख्य रूप से जंगलों, खेती के लिए अनुपलब्ध जमीन, बिना जोती गई जमीन, परती भूमि और शुद्ध बोए गए क्षेत्र यानी नेट सोन एरिया में बांटा जाता है। जमीन का कोई भी टुकड़ा हो वो इनमें से किसी एक कैटेगरी में जरूर फिट बैठेगा। अगर हम और गहराई में जाएं और उस जमीन की बात करें जिस पर खेती नहीं होती, तो उसमें कई अलग अलग चीजें आती हैं। बंजर भूमि से लेकर वो जमीन जो इमारतों, सड़कों और कारखानों जैसे जरूरी कामों में इस्तेमाल हो रही है। इसके अलावा इसमें जानवरों के लिए चरागाह और बाग बगीचे भी शामिल होते हैं। यहाँ एक खास कैटेगरी को समझना बहुत जरूरी है। वो है कृषि योग्य बंजर भूमि यानी कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो जमीन होती है जिसे 5 से ज्यादा कृषि वर्षों तक बिना खेती के एकदम अछूता छोड़ दिया गया हो। अब परती भूमि यानी फैलो लैंड्स की बात करते हैं। इसमें एक बहुत ही बारीक अंतर है जो सिर्फ समय पर टिका है। वर्तमान परती वो जमीन है जिसे 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी अपनी ताकत वापस पा सके। लेकिन अगर जमीन 1 से 5 साल तक खाली पड़ी रहे तो उसे अन्य परती भूमि कहा जाता है। एक और बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है सकल कृषित क्षेत्र या ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। इसे ऐसे समझिए, एक तो वो जमीन है जिस पर खेती हुई, जिसे हम नेट सोन एरिया कहते हैं। लेकिन जब उसी जमीन पर 1 साल में 1 से ज्यादा बार फसल उगाई जाती है तो उस अतिरिक्त बोए गए हिस्से को भी इसमें जोड़ लिया जाता है और तब बनता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ये हमें बताता है कि खेती का इंटेंसिटी लेवल क्या है। तो आखिर में जमीन का इस्तेमाल किस काम के लिए होगा, ये तय कैसे होता है? असल में ये कई चीजों का एक बहुत ही जटिल कॉम्बिनेशन है। एक तरफ तो वहां की मिट्टी और जलवायु जैसे भौतिक कारक हैं और दूसरी तरफ हम इंसान हैं। हमारी आबादी, हमारी तकनीकी क्षमता और यहाँ तक कि हमारी संस्कृति और परंपराएं भी इस बात को तय करती हैं। डिकोड करेंगे कि कैसे भारत जैसी विशाल आबादी पिछले 60 सालों से अपने प्राकृतिक संसाधनों और जमीन का प्रबंधन कर रही है। ये महज कुछ जमीन के टुकड़ों की बात नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और भविष्य का पूरा आधार है। इसलिए सबसे पहले इस विशाल भूभाग के पैमाने को समझते हैं ताकि हमें अंदाजा हो सके कि हम कितने बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ये आंकड़ा सुनने में ही इतना विशाल लगता है, तो जरा सोचिए इतने बड़े क्षेत्र को मैनेज करना अपने आप में कितना चुनौतीपूर्ण काम होगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे पास जमीन के उपयोग का जो डेटा मौजूद है वो इस पूरे क्षेत्रफल का सिर्फ 93% ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि असम को छोड़कर उत्तर पूर्व के ज्यादातर राज्यों और पाकिस्तान तथा चीन के कब्जे वाले हिस्सों का पूरी तरह से सर्वेक्षण नहीं हो पाया है। मतलब हमारी सारी योजनाएं और रणनीतियां इसी 93% डेटा के इर्द गिर्द घूमती हैं। अब इन आंकड़ों के पीछे के कारणों को समझना भी उतना ही जरूरी है। आखिर वो कौन से कारण हैं जो जमीन के इस्तेमाल को तय करते हैं? असल में जमीन का उपयोग एक तरह की रस्साकशी है। एक तरफ हमारे भौतिक कारक हैं जैसे पहाड़ों की बनावट, जलवायु और मिट्टी के प्रकार जिन्हें आसानी से नहीं बदला जा सकता, और दूसरी तरफ हैं मानवीय कारक जैसे बढ़ती हुई आबादी का दबाव, हमारी तकनीक और सदियों पुरानी परंपराएं। जमीन के हर एक इंच का भविष्य इन्हीं दोनों ताकतों के बीच के लगातार चलते संतुलन से तय होता है। चलिए अब सीधे पिछले 6 दशकों के डेटा में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि 1960 से लेकर 2020 तक यह संतुलन कैसे बना और बिगड़ा है।
इन 60 सालों के आधिकारिक आंकड़ों की तुलना करने पर जो तस्वीर उभर कर आती है वो काफी कुछ साफ कर देती है। इन दशकों में जमीन के बंटवारे और इस्तेमाल में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इनमें सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है नेट सोन एरिया, यानी वो जमीन जहां सक्रिय रूप से खेती होती है। 1960-61 में ये हिस्सा 45.26% था, जो 2019-20 में बढ़कर सिर्फ 45.64% हुआ है। ये वाकई हैरान करने वाली बात है। पिछले 60 सालों में आबादी में इतना भारी उछाल आया, लेकिन खेती वाली जमीन का प्रतिशत लगभग जस का तस है। हालांकि खेती की पूरी कहानी सिर्फ इस एक आंकड़े तक सीमित नहीं है। हमारे पास बहुत सी पड़ती जमीन भी है जो या तो खराब गुणवत्ता की है या वहां खेती करना बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन अगर हम इस जमीन को भी शामिल कर लें जहां कुछ सालों में एक आध बार खेती हो जाती है, तो कुल खेती वाला हिस्सा बढ़कर लगभग 54% हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा जमीन किसी न किसी रूप में हमारा पेट भरने के काम आ रही है। अब जब इतनी बड़ी जमीन खेती में लगी है, तो हमारे पर्यावरण और पारिस्थितिक संतुलन का क्या? ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जंगलों की बात करें तो डेटा के मुताबिक वन आवरण 18.11% से बढ़कर 23.41% हो गया है। बेशक ये एक सकारात्मक कदम है और इसकी सराहना होनी चाहिए, लेकिन अगर हम अपने ऐतिहासिक लक्ष्यों पर नजर डालें तो हम अभी भी मंजिल से काफी दूर हैं। 1952 की राष्ट्रीय वन नीति में बहुत स्पष्ट रूप से ये लक्ष्य तय किया गया था कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कम से कम 33% हिस्सा जंगलों से ढका होना चाहिए। और हम कहाँ हैं? सिर्फ 23% पर, यानी पूरे 10% का फासला। भारत जैसे विशाल देश में 10% का सीधा मतलब है लाखों वर्ग किलोमीटर का जंगल जो हमारे पास होना चाहिए था पर नहीं है। ये 33% का लक्ष्य कोई मामूली नंबर नहीं है। ये हमारे इकोसिस्टम की स्थिरता बनाए रखने और जंगल पर पूरी तरह से निर्भर लाखों लोगों की रोजी रोटी के लिए बेहद जरूरी है। अगर जंगल कमजोर होंगे तो पूरा प्राकृतिक संतुलन ही डगमगा जाएगा। इसी डेटा से एक और बहुत ही गंभीर पारिस्थितिक तनाव सामने आता है जिस पर अमूमन ज्यादा बात नहीं होती, और वो है हमारे सिकुड़ते हुए चरागाह। आंकड़े बताते हैं कि स्थायी चारागाह के तहत आने वाली जमीन 4.71% से लुढ़ककर सिर्फ 3.42% रह गई है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी समस्या की घंटी है। और यहीं से एक बहुत ही गंभीर सवाल पैदा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी मवेशियों की आबादी में से एक भारत में है, तो फिर इस लगातार घटते चारागाह पर इतने सारे मवेशियों को कैसे पाला जाएगा? और अगर उन्हें पर्याप्त चारा नहीं मिलेगा तो इसके पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर क्या भयानक परिणाम होंगे? ये एक ऐसा संकट है जो बहुत खामोशी से हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन राष्ट्रीय आंकड़ों के अलावा एक और बात समझना बहुत जरूरी है, वो ये कि राष्ट्रीय औसत अक्सर राज्यों के बीच के भारी अंतर को पूरी तरह से छुपा देते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर यह अंतर सच में चौंकाने वाला है। एक तरफ पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य हैं जहां खेती वाली जमीन यानी नेट सोन एरिया 80% से भी ज्यादा है, लगभग हर जगह खेती ही खेती। और दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जैसे इलाके हैं जहां ये आंकड़ा 10% से भी कम है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि पूरे देश में जमीन के इस्तेमाल के लिए कोई एक समान नीति काम नहीं कर सकती।